खुर्शीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा मिजाज है? माशाल्लाह ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त पैशन है। ये जुनून मैं आपको बताऊं कि बड़ा ज़बरदस्त है। इसी जुनून के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे नौजवान स्पार्टन्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप शुरू से देखना शुरू करें। कुछ ऐसे नौजवान भी दरमियान में हैं जो थोड़ा सीनियर हो चुके हैं, तो वो बहुत सारी एडवांस लेवल की बातें पूछते हैं, तो मैं उनको अवॉइड इसलिए करता हूँ डिस्कस करने से यहाँ लाइव, ताकि जो शुरू से चल रहे हैं मेरे साथ वो कंफ्यूज ना हो जाएं। मुझे पता है बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी दरमियान में मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे ये गूगल के हवाले से जो API की बातें हैं, लेकिन ये अभी आप सुन लें क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फिर आगे काम आने वाली हैं। तो इसलिए अभी इस स्टेज पे आप माइंड मेकअप कर लें। आपको यानी ये सारी टर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं या वेब डिज़ाइनर बनते हैं या फ्रीलांसर बनते हैं या इवन आप कोई भी जॉब शुरू करते हैं, तो उसके अंदर टर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। अब जैसे अगर हम सिर्फ वर्डप्रेस की स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन को ले लें, तो आपकी अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर जितनी भी जॉब्स आती हैं या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर क्लाइंट जब जॉब पोस्ट करता है तो मुख्तलिफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है। स्पीड के हवाले से मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होंगी, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी। तो अगर किसी बंदे को ये जो प्रोफेशनल टर्म्स होती हैं इसका पता नहीं होगा तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेकेंडली, जब आपने अपना थीम बना के वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में सबमिट करवाना है या थीम फॉरेस्ट पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, तो फिर आपको उसके लिए मार्केटिंग भी करना पड़ती है। उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट कह लें या इंस्ट्रक्शंस गाइड टाइप जो चीज़ है वो आपको बनानी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके थीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और वो सारे फीचर्स जो आपके थीम के अंदर होंगे, यूनिक फीचर्स या USP जिसको मार्केटिंग की टर्म में कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। और फिर जो गूगल है या याहू या इसी तरीके से बिंग वगैरह, वो सर्च इंजन उनको इंडेक्स कर लेते हैं। थर्डली, जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ की हाइप क्रिएट करनी होती है, अपनी मार्केटिंग करनी है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आपको ये टर्म्स का समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम एक तो स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात करेंगे, कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आज के दिन तक वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इससे पहले वाला टास्क था जिसमें हमने गूगल की API जो वर्जन 5 है लाइट हाउस के साथ उन्होंने रिलीज़ किया 12 नवंबर को, उसके अंदर उनकी मज़ीद कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। उनकी समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है। एक समिट कॉन्फ्रेंस जो है उनका पहला दिन वो गुजर चुका है, मैं उसके साथ इन टच हूँ। उसके बाद जो दूसरा समिट की एक आएगी, मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला उर्दू में आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा, ताकि सब लोग जो हैं इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ जाएं। आज मैं आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त नई वेब, उन्होंने अभी बीटा वर्जन है वो लॉन्च कर दिया है, इन्हीं 5 असूलों के इर्द गिर्द जो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें एक्सेसिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, PWA प्रोग्रेसिव वेब एप्स। ये PWA जो है ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल टर्म भी है और क्रिएटिव टर्म भी है। कुछ हमने इसमें बात की थी, कुछ हम आने वाले वक्तों में हम इसको देखेंगे जब थोड़ा सा आप एडवांस हो जाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप कर रहा हूँ, ग्राउंड रेडी कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन के अंदर वो सारा लबो लहजा जो है वो डेवलपर वाला आना शुरू हो जाए और आप डेवलपर की बोली बोलना शुरू करें। जैसे कोई बंदा ज्वाइन करता है ना किसी ऑफिस को, किसी डिफेंस फोर्स में जाता है या वापडा में चला गया या रेलवे में मुलाजिम हो जाता है या किसी भी इदारे में जब हम जाते हैं, तो उस इदारे का एक अपना जारगान, इंग्लिश में उसको कह लें जारगान होता है, एक बोली होती है। तो वो बोली वही समझ सकते हैं जो उस कबीले के लोग होते हैं। तो बाज़ का तीसरा बंदा जब बैठा होता है वो कहता है यार इन्होंने कोई गल की थी आप पिछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। वो समझ इसलिए नहीं आती कि वो बोली होती है, वो इशारे होते हैं, गूंगे दी रमज नु गूंगा जाने। तो स्पार्टन्स की भी एक बोली बननी चाहिए, डेवलपर्स जो है उनकी भी एक बोली होती है। तो इसलिए आप इन टर्म्स के साथ जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा वाकिफ कर लें, क्योंकि ये बार बार आपके काम आएंगी
जब आपने कोड लिखना है तो आपने इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करना है। तो अब मैं आपको साथ एक बड़ी ज़बरदस्त ये भी बता दूं कि कल जो हमारी डिस्कशन हुई थी, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मजीद डेवलपमेंट हो रही है। आज शाम को ही मैंने एक ब्लॉग पढ़ा है, समवन फ्रॉम कनाडा, कोई साहब थे, वो लिख रहे थे कि मेरी जो वेबसाइट्स 90% से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुकी थी, ग्रीन जोन में थी, ए ग्रेड के साथ थी, वो सारी की सारी डाउन हुई हैं, चूंकि उन्होंने चेक किया है जो नया गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स है उसके हवाले से। तो मैंने आपको कल बताया था इट्स गोइंग टू हैपन, ये होगा। तो इसलिए आज हम सबसे पहले कुछ बुनियादी टर्म्स जो हैं वो आप समझ लें। जो अपवर्क पे या फाइवर पे आज एक कमेंट भी आया हुआ था कि सर हमने गिग देखना शुरू कर दिए हैं और क्या हम बना लें? ज़रूर बनाएं। यही मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आपकी ट्रेनिंग का दूसरा महीना शुरू हो, पहले महीने में जो चीज़ें आपने लर्न की हैं उसके मुताबिक आपका रोज़गार जो है, आपकी रोज़ी रोटी चल पड़े। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए मैं इस मैदान में आया हूँ। ये पराठा ग्रुप है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्पार्टन्स एक ख़ास मिशन का नाम है। तो मैं ज़्यादा इसीलिए आपको एड्रेस कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ। मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें जो हैं ये हम कर सकते हैं। मैं इसलिए अपने आप को पेश करता हूँ। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में मैंने आपको बताया था, मैं आपके सामने आके आपको बता रहा हूँ। और ये कोई अफसाना नहीं है, कोई कहानी नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप मेरी फैमिली से, मेरे कुलीग से, कभी साद अली भट्टी से भी आप पूछिएगा, जो मेरे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हैं, उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से जिन हो जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो आप भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा नालायक इंसान समझता हूँ। अगर इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस। तो इसलिए अगर आपको कोई आपकी हिम्मत के ऊपर अटैक करे, मायूस करना चाहे, उसको सुन ले उसकी बातें, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, बंदा बोल नहीं सकता। दिल में ये सोचें कि बच्चों मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही करता हूँ कि आई विल प्रूव माई सेल्फ। तो आपका ये जो स्पार्टन मिशन है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको नॉन सीरियस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको अभी समझ नहीं रहे। चूंकि जो बंदा पहाड़ पे खुद चढ़ता नहीं, वो किसी दूसरे को चढ़ता हुआ देख भी नहीं सकता, और वो कहता है नहीं चढ़ सकता। तो हम पहले चढ़ेंगे पहाड़ पे खड़े होके 300 स्पार्टन्स वर्डप्रेस डेवलपर्स मिशन 2019 का फ्लैग रेज करेंगे, झंडा बुलंद करेंगे, और फिर हम लोगों को बताएंगे कि लोगों ये वो काम था जो हमने 3 महीने पहले शुरू किया था। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। तो इसलिए आप साथ चलते रहें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कमेंट्स के अंदर लोग बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं, और लड़के मेहनत करना शुरू हो गए हैं। हमारी लड़कियां भी हैं, वो भी दरमियान में आना शुरू हो गई हैं और स्पार्टन बनी हुई हैं। ये इससे ज़्यादा अच्छी और बात क्या होगी कि हमारे जो सेल्फ मेड माहौल के लोग हैं वो अपने पाँव पे खड़े होके स्टूडेंट अपनी फ़ीस निकालना शुरू हो जाएं और घर का चूल्हा जलना शुरू हो जाए। ज़बरदस्त। तो ये स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जितनी भी जॉब्स आती हैं, कुछ इस तरह के मोटे मोटे कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट कहेगा कि मुझे चाहिए जी, एक स्लो वेबसाइट है मेरी और मुझे चाहिए कि इसको मैं फास्ट और रिलायबल कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि मेरे कस्टमर लूज हो रहे हैं। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई है कि अगर आपका 1-2 सेकंड का डिले भी आता है ना पेज लोड होने में, तो आपकी जो कस्टमर है या ट्रैफिक है वो चले जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इसको ऑफलोड करना शुरू कर दिया हुआ है, और ये सारा गेम हो रही है जावास्क्रिप्ट की वजह से। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था कि बूम पे चला गया है, इसके साथ साथ पाइथन जो है वो भी ऊपर आ रहा है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो सारी गेम करता है ब्राउजर के ऊपर। क्रोम है, ओपरा है, फायरफॉक्स है। तो क्रोम की साइड पे जब आएगा तो जावास्क्रिप्ट की कोशिश होती है कि मैं अपना सारा डाटा जो है ना, अपनी फाइलें, वो पहले माहौल सेट करूं और फिर वहां पे डायनामिक अंदाज में चीजें दूं। सिर्फ एक node.js ऐसा है जो हमें बैकएंड पे नजर आता है, बाकी सारी लाइब्रेरी, सारे फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के ऊपर नजर आते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बूम भी आ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। ये कल डिस्कस हो रहा था गूगल क्रोम की जो डेव समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की कि इसको टैकल करने के लिए और वेबसाइट्स को और ये जो वेब की दुनिया है इसको मज़ीद फास्ट और रिलायबल करने के लिए वो इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं गूगल के अंदर, दुनिया भर से उन्होंने क्रीम उठाई हुई है। तो वो लोग अहेड ऑफ टाइम जाके चीज़ों को देखते हैं और बेहतर अंदाज में इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इनके साथ साथ इसलिए चलना होता है क्योंकि ये बड़े ग्रुप हैं, इनसे हमने इंस्पिरेशन लेनी है, इनसे हमने सीखना है। इसलिए कि जब ये चेंजेस आ जाएंगी तो फिर तमाम वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस जो होंगी, जैसे आजकल प्रोग्रेसिव वेब एप्स का ज़माना है, तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फास्ट वेबसाइट की जॉब आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि वेबसाइट अब आपकी फास्ट होनी चाहिए। जो 12 नवंबर से पहले की सूरत हाल थी वो डिफरेंट थी। 12 नवंबर 2018 के बाद वेबसाइट का जब
फास्ट का लफ्ज़ कोई क्लाइंट लिखेगा तो उसमें वो 5 चीज़ें आएंगी जो हमने कल डिस्कस की थी टास्क 7 के अंदर। दूसरे नंबर पे पेज स्पीड, वो स्टिल कायम है, आज भी गूगल वाले भी ये चाहते हैं और इसी तरीके से तमाम हाई फाई डेवलपर्स या कंपनियां ये चाहती हैं कि उनका पेज स्पीड जो है वो बढ़ जाए, यानी लोड टाइम जो है उसके अंदर कमी वाक़या हो जाए कि एकदम से ठक करके पेज लोड हो जाए। तीसरा आप ये देखेंगे लेज़ी लोडिंग। अब लेज़ी लोडिंग से काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लेज़ी लोडिंग जो है वो क्या है। लेज़ी लोडिंग को आपने अक्सर देखा होगा, जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो वो बहुत सारी पोस्टें नीचे होती हैं, लेकिन जब तक आप स्क्रॉल करके नीचे नहीं आते वो छुपी रहती हैं। जो ही आप नीचे आएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता लोड होंगी। तो बजाय इसके कि वो पहले लोड होना शुरू हो जाए और सर्वर के ऊपर लोड पड़े और वो आपको वाइट पेज नज़र आए और वो पहिया जो है वो घूम रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो ही आप किसी खास सेक्शन में जाएंगे या कंटेनर के अंदर जाएंगे तो वो लेज़ी लोड होगा। तो इसके लिए वर्डप्रेस में प्लगइन्स भी बने हुए हैं, इसके लिए सिंपल से कोड भी होते हैं। तो लेज़ी लोडिंग जो है ये भी हम करते हैं जब हमने स्पीड करना होता है किसी वेबसाइट की एनहेंस। फिर रॉकेट स्पीड का लफ्ज़ आप सुनेंगे अक्सर। फिर इसी तरीके से बहुत सारे स्पीड के हवाले से कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आ जाएं। अब ये दोनों लफ्ज़ मिलके एक साथ चलते हैं, स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए कि स्पीड का फ़ायदा को नहीं होगा या स्पीड आप नहीं बना सकते किसी वेबसाइट की जब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी। स्पीड का मतलब ये नहीं कि फिजिकल स्पीड होती है वेबसाइट की, स्पीड का मतलब एफिशिएंसी, स्पीड का मतलब उसके अंदर मैनेजमेंट होती है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको आपने एक डिसिप्लिन्ड अंदाज में बनाया होता है स्टैंडर्ड के साथ। तो फिर ऐसी वेबसाइट को जिसके अंदर तमाम असूल व ज़वाबित फॉलो किए जाएं वो स्पीडी हो जाती है। और जिसके अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ हो, जैसे कोई ऐसा थीम है जो पुराना है या कोई ऐसा उसके अंदर थर्ड पार्टी के प्लगइन्स हैं या स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं जो स्पैम कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो वो स्पीड पे असरअंदाज होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को तैयार करना है, आपने चीज़ों को उस पोजीशन पे लेके जाना है। जैसे माएँ सुबह सुबह बच्चों को ऑप्टिमाइज करके स्कूल में भेजती हैं, कंगी शंगी करके बूंदा शुंडा वाह के, उसके बाद जनाब वो उनको सारा नाश्ता वाश्ता करवा के बैग वगैरह लटकवाती हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसी तरीके से जब कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो हम अपने घरों को पहले ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सॉर्ट ऑफ तैयारी, कि आप चीज़ों को मैदान को तैयार करते हैं कि इस पे बाद में मैच खेला जाए। नए कंस्ट्रक्शन होती हैं, नए डैम बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो सबसे बुनियादी या कलीदी किरदार जिसको की रोल कहते हैं वो होता है होस्ट का। आपकी डोमेन जो है वो कहाँ पे होस्ट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे आप इसको, गोडैडी पे, साइड ग्राउंड पे, ब्लू होस्ट पे, ये मैटर करता है। फिर वो जो सर्वर है वो कितना स्पीडी है, चूंकि सर्वर के अंदर भी कैशे बिल्ड होता है ना, सर्वर के अंदर अपनी पावर होती है, उसका सीपीयू होता है, उसके अपने पैकेजेस होते हैं। फिर इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन में ये देखते हैं कि क्रॉस कंपैटिबिलिटी क्या होती है। क्रॉस कंपैटिबिलिटी का लफ्ज़ आप अक्सर देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन में। क्रॉस कंपैटिबिलिटी दो तरह इस्तेमाल होता है। नंबर 1 क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, यानी जितने भी ये ब्राउज़र बड़े बड़े हमें नज़र आते हैं, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, मोजिल्ला का फायरफॉक्स है, इसी तरीके से ओपरा है हमारे पास, फिर सफारी है, जितने भी इस तरह के बड़े बड़े हमारे पास ब्राउज़र्स मौजूद हैं, उनके अंदर हमारी वेबसाइट को बेहतरीन अंदाज में नज़र आना चाहिए। जैसे आज से 3-4 साल पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के बहुत इशू आ रहे थे, क्रोम बहुत सारी चीज़ों को ले रहा था और इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो फिर उस वक्त ये एक बूम आया था इस चीज़ को कि क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी करनी है। इसकी बड़ी जवाब आती थी मार्केट में, 2012-13 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है गूगल के हवाले से, अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, CPC। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे भी नजर आए, टैबलेट पे भी नजर आए, मोबाइल पे भी नजर आए, यानी ये इंडिपेंडेंट हो जाए डिवाइस से। डिवाइस कोई भी हो लेकिन आपकी वेबसाइट फौरी तौर पर वहां पे उसके मुताबिक, जिससे कॉन्सेप्ट निकला था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो इसलिए आज जिस दौर में हम दाखिल हैं या आगे बढ़ रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए आपने इस लफ्ज़ को ज़हन में ज़रूर रखना है। कंपैटिबिलिटी का मतलब मुताबिकत, कि जो चीज़ जिस मैदान में ढले या जिस बर्तन में आप पानी डालें वो उसकी शक्ल इख्तियार कर ले। अगर पानी को जग में डालें तो जग बन जाए, ग्लास में डालें तो ग्लास की तरह नज़र आए, या प्लेट में डालें तो प्लेट की तरह पानी फैल जाए। तो ये होती है कंपैटिबिलिटी। फिर होता है थीम, प्लगइन अपडेट्स और मेंटेनेंस के हवाले से। आपका थीम जो है वो कहाँ से आपने डाउनलोड किया है,
ये बड़ा मैटर करता है। अगर थीम आपका नल्ड है, उसके अंदर अगर कोई जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया गया है, तो वो प्रॉब्लम पेश करेगा ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब योर वेबसाइट इज नॉट रेडी, तो जब रेडी नहीं होगी तो स्पीड पे इश्यू आ जाएगा। सेकंड, प्लगइन अगर आउटडेटेड है, पुराना है, और वर्डप्रेस जो है वो अपडेट हो गया, कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। थर्ड, अपडेट्स के बाद आपका होता है मेंटेनेंस। आपने अपनी साइट को मेंटेन करना होता है, जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेशंस में। फिर इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ें हम अक्सर डिस्कस करते हैं, कैश, या इसको कैशे आप पढ़ लें। कैश क्या होता है, आप इसको यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का स्टोरेज है जहाँ आप चीज़ों को पहले से स्टोर कर लेते हैं। अब कैश 3 मुख्तलिफ मराहिल पे हमारे पास पहुँचता है। सबसे पहले क्या होता है, थीम के अंदर भी आप शुरू कर दिया लोगों ने, जैसे डीवी का जो पेज बिल्डर है या डीवी का थीम जो है, उसके अंदर अपनी वो एक कैश बनाता है। कैश बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हर कंपनी, हर बंदा ये चाहता है कि वो स्पीडी नज़र आए। वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, कोई भी स्क्रीन हो, हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी डिवाइस जो है, उसका गैजेट फास्ट नज़र आए, रिलायबल नज़र आए। मोबाइलों के ऊपर आप कैंपेन्स देखते हैं, इतना CPU है, इतनी रैम है, और वो बढ़ती जा रही हैं चीज़ें मुसलसल स्पीड की तरफ जा रही हैं। कछुए से खरगोश की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बड़ा फास्ट ज़माना है जिसमें हम चल रहे हैं। रात को ट्रेंड और होता है, सुबह ट्रेंड और होता है। ट्विटर के ऊपर आप देख लें, ट्रेंड 24 घंटे के बाद बदल जाता है। तो ये ट्रेंड का ज़माना है। तो आपका जो कैश होता है वो क्या करता है, सर्वर अपना कैश बनाएगा, यानी जो वेबसाइट आपने वहाँ पे लॉन्च की है, होस्ट की है, उसका कैश बना लेगा ताकि वो सर्व करने में आसानी महसूस करे। फिर वहाँ से सर्व होकर जब ब्राउज़र पे आती हैं, तो ब्राउज़र में आने के बाद वहाँ पे ब्राउज़र का अपना कैश होता है। जैसे क्रोम को हम अक्सर ब्राउजिंग हिस्ट्री उसकी रिमूव करते हैं, कुकीज़ को रिमूव करते हैं, तो ब्राउज़र के भी कंपटीशन चल रहे होते हैं। कौन सा ब्राउज़र ज़्यादा फास्ट है, कौन सा ब्राउज़र ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादा पेज जल्दी लोड होता है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो इसलिए क्रोम जो है या फायरफॉक्स हो गया, इनकी आपस में बड़ा एक ज़बरदस्त कंपटीशन चलता रहता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज ने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो बहुत स्लो कर दिया करता था चीज़ों को। इसी तरीके से फिर आगे हमारे पास जब ब्राउज़र से गेम आगे चलती है, फिर हमारा ये जो कंप्यूटर है जिसको हम यूज़ करते हैं, या ये जो हमारा मोबाइल है जिसको हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी कैश बनती है। इसके अंदर भी टेम्परेरी फाइल्स वो क्रिएट कर लेता है ताकि जब मैं दोबारा उस लिंक को क्लिक करूं तो वो जल्दी ओपन हो जाए। वो पहले से चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है। अगर आप अनइंस्टॉल करके इसको दोबारा से फैक्ट्री रीसेट करें तो आपको पता है शुरू में वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो कैश जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर, इसके अंदर भी इसके कई लेवल हैं कैश के। एक होता है सबसे इब्तदाई जो चीज़ है जिसको रैम कहते हैं। आमतौर पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद रैम जो है वो कोई कैशे का सिस्टम है। नहीं, रैम जो है वो आपकी सिर्फ एक आर्जी तौर पर वो आपको चलाने में मदद देता है। उसके अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। अब कैपेसिटर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूछें, वो स्टोरेज करता है, तो वो क्या करता है, वो रिफ्रेश करता रहता है चीज़ों को। स्टोर होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो कैश जो है उसके लिए चाहिए हमें कुछ परमानेंट वैल्यूज़, यानी जो ही कंप्यूटर बंद हुआ तो जो कुछ रैम में था वो सब गायब। लेकिन जो चीज़ें आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, सी ड्राइव में, या आपकी मशीन की मेमोरी के अंदर जो एक परमानेंट हिस्सा होता है, आपने कभी गौर किया हो तो सी ड्राइव में एक ख़ास छोटा सा हिस्सा होता है जो वो रिजर्व कर लेती है विंडोज़ अपने लिए, वो उसका परमानेंट हिस्सा होता है। उसके अंदर जो कैश बिल्ड होता है, जैसे आपने फोटोशॉप चलानी है या प्रीमियर चलाना है, तो फिर आपके सिस्टम के अंदर वो जो परमानेंट कैश होता है उतने हिस्से में से वो चीज़ें देगा ताकि उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो वो रैम के अंदर नहीं होता। रैम का काम और है, वो बिल्कुल एक लम्हाती तौर पर आप ये कह लें कि जितनी ज़्यादा रैम होगी वो उस वक्त तक उसको चलाने में मदद देगी। लेकिन जो ही आपका वो सॉफ्टवेयर बंद होगा तो रैम के अपने अंदर दिमाग नहीं है, उसकी याददाश्त नहीं रहेगी, वो चली जाएगी याददाश्त। वो सिर्फ उतनी देर तक काम आती है रैम जितनी देर तक कोई चीज़ चल रही है। तो अलगर्ज ये है कि कैश बनता चला जाता है। फिर इसी से तस्वर निकला, जब ये कैश का हुआ स्पीड के हवाले से, तो CDN का तस्वर आया था। अब CDN क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे आप फर्ज कर लें कि गूगल ने मुख्तलिफ फॉन्ट्स बनाए हुए हैं और अपने पास रखे हुए हैं अपने सर्वर के अंदर। तो जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस की थीम के अंदर हम CDN का एक लिंक दे देते हैं, गूगल फॉन्ट का लिंक देते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमारे सर्वर पे नहीं पड़ा हुआ। अब वो थर्ड पार्टी होगी।
तो वो होगा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के फॉन्ट्स हमारे वहां से आ रहे हैं। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप का अगर हम लिंक देते हैं तो बूटस्ट्रैप उनके पास पड़ा हुआ है। फिर jQuery के हवाले से या जावास्क्रिप्ट की दीगर जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं वो बाहर से उठाते हैं। तो गोया एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों से आप चीज़ें ले रहे होते हैं। फिर जैसे क्लाउडफ्लेयर है या और आपके प्रीमियम CDNs होते हैं, वो आपकी कॉपियाँ बना के वेबसाइट की मुख्तलिफ मुल्कों में रख लेते हैं जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेस होती हैं, ताकि अगर कोई बंदा यहाँ फैसलाबाद से, गुजरात से, इंडिया से या बांग्लादेश से उसको एक्सेस करे तो करीब तरीन रीजन से वो चीज़ें उठ के उसको मिल जाएं, स्पीड का इशू नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े तो SSL की गेम आना शुरू हो गई। तो SSL की टर्म जो है इसको भी आप समझ लें। HTTP क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। gzip के ऊपर हम कुछ बात कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशन में। आज थोड़ा सा मजीद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। स्कीमा आप लफ्ज़ देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। फिर मिनीफाई, कॉम्प्रेस और रिड्यूस लोड, इस पे हमने कुछ बातें पहले की थी। इसी तरीके से रीडायरेक्ट्स के हवाले से अक्सर क्लाइंट जो है वो लिखते हैं कि मेरा पेज बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स रीडायरेक्शन की मेन वजह ये होती है कि थीम के अंदर कहीं पे कोई बैक डोर आ गया हुआ है, कोई ऐसा स्निपेट है जावास्क्रिप्ट का जो उसको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। रीडायरेक्ट का मतलब कि आप गए एक जगह पे क्लिक करके और आपका वो एक्शन हुआ, वो इवेंट हुआ, उसने ट्रिगर कर दिया एक दूसरे इवेंट को। तो आपने एक बटन पे क्लिक किया और उस बटन के अंदर एक और लिंक लगा हुआ था इंजेक्ट होके, तो सर्वर साइड से वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ब्राउज़र के ऊपर एकदम से वो विंडो रिफ्रेश होगी और आप किसी और जगह पे चले जाएंगे। समटाइम्स आ जाता है अलर्ट मैसेज, योर PC इज़ एट रिस्क। आप परेशान हो जाते हैं, आप जो ही क्लिक करते हैं जनाब आपका सिस्टम क्या। शुरू में ज़्यादा होता था, विंडोज़ 98 के साथ अब काफ़ी चीज़ें सेफ हो गई हैं, लेकिन आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए प्लगइन या थीम जो है वो उसके लिए बड़ी एहतियात करना पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा प्लगइन या थीम हम इंस्टॉल न करें। वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी के अंदर जितने भी थीम होते हैं वो डॉक्टर्स ने चेक किए होते हैं। तो इसलिए इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके थीम या प्लगइन आप बेफिक्र होकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ी सी। फिर थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स के हवाले से है, पार्डन मी फॉर दिस, वाई मिसिंग हो गया है, थर्ड पार्ट स्क्रिप्ट्स, इसको पार्ट को आप पार्टी पढ़ें। अब हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ है समझने वाली वो है कि ब्राउज़र जो होता है, क्रोम या ओपरा या फायरफॉक्स या सफारी, ये किस तरह काम करते हैं। चूंकि एक डेवलपर को इसका पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे तो बड़ी सहूलत होगी मेरे लिए। तो आपको मैं बिल्कुल मुश्किल अंदाज में नहीं समझाऊंगा, सादा देसी पराठा ग्रुप का अंदाज जो है वो मेरा आपको पता ही है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें और सुनते जाएं और चीज़ों के ऊपर आंखें बंद करके गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब ब्राउज़र लफ्ज़ के ऊपर गौर करें। ब्राउज करना, किसी चीज़ के अंदर मुख्तलिफ ताक झांक करना, तलाश करना है आपने। चीज़ें मुख्तलिफ पड़ी हुई हैं और आप उसमें कभी इधर हाथ मारते हैं, कभी उधर हाथ मारते हैं। ये तो हो गया जो इसका देसी मतलब है ब्राउज़ का। ब्राउज़र बातें भी करता है, उसकी ज़बान भी है और उसके कान भी हैं। वो बोलता भी है, वो सुनता भी है और उसके दिमाग के अंदर एक्शन भी होता है। अब वो जो बात करता है ना, ब्राउज़र ने किसके साथ बात करनी है? ब्राउज़र ने उस सर्वर के साथ बात करनी है जो आप चाहते हैं किसी लिंक पे क्लिक करके, जब आप उसको कहते हैं कि बाबा मैं www.freelancepakistan.com पे जाना चाहता हूं, तो दरअसल आपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दी। ब्राउज़र ने अपना जहन इस्तेमाल करना है। ब्राउज़र ने देखना है कि ये जो freelancepakistan.com है ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है। हम इसको पढ़ते हैं फ्रीलांस पाकिस्तान, मशीन इसको इस तरह नहीं पढ़ती। मशीन इसको पढ़ती है IP के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हर बंदे का नाम है, पता होता है, फलां जगह पे फ़ोन है, आप जाएंगे जी राइट साइड पे मुड़ेंगे तो सामने फलानी सी एक बिल्डिंग है पीली सी, उसके ऊपर आप चले जाएं, तीसरे फ्लोर पे आपका ऑफिस है। तो एक लोकेशन होती है हमारी। गूगल मैप के ऊपर हर बंदे की अपनी लोकेशन है, ऑफिस का एड्रेस होता है, आप वहाँ पे ख़त लिख सकते हैं। ईमेल अपना होता है, आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे ये चैनल है, हर चैनल की एक अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है। तो URL के मुताबिक वो IP मशीन उसको पढ़ती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें लफ्ज़ प्रोटोकॉल जो है ये बड़ा गौर तलब है। अब प्रोटोकॉल को समझने के लिए आपने अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रोटोकॉल देखा होगा। प्रोटोकॉल क्या होता है? जब हमारा रूट लगता है या कोई मेहमान आते हैं, ख़ासुल ख़ास आप में से नौजवान अक्सर हैं जो शादी के मराहल में होंगे, तो लड़की वाले आते हैं तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है उनको
या लड़की वालों के यहाँ जाते हैं, लड़के वाले तो प्रोटोकॉल देते हैं। और ये आम लफ्ज़ है, हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बोला जाता है कि जनाब मैनू उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिता या बड़ा प्रोटोकॉल दिया मुझे उन्होंने। तो प्रोटोकॉल का मतलब यह है थोड़ी सी आओ भगत, ज़्यादा खातर मदारत जब आप करते हैं। अगर कोई वज़ीर गुजर रहे हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या कोई आर्मी चीफ हैं या इसी तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट होती हैं, तो वो उसके लिए रूट भी लगता है, कुछ हमने कल बात की थी। अब इस रूट के अंदर आम लोग भी होते हैं, आम लोग थोड़ा सा उनको फिर खड़ा होना पड़ता है चूंकि ज़्यादा बड़ी प्रोटोकॉल चल रही है। तो ब्राउज़र भी क्या करता है कि वो अपने प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ता है। अब ये प्रोटोकॉल का लफ्ज़ आपको 3-4 मोटी मोटी चीज़ों में नजर आएगा और सब के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका जो पी है वो भी प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से आईपी जो वेबसाइट का 127.0.0.1 ये उसका एक आईपी होगा, प्रोटोकॉल होगा। अब ब्राउज़र से सर्वर के अंदर, ब्राउज़र जो होता है ना वो आपका, उसको क्लाइंट भी कहते हैं। क्लाइंट क्या होता है कि आप क्लाइंट हैं ब्राउज़र के, चूंकि आपने उसको कोई हुक्म दिया, ब्राउज़र क्लाइंट बन जाएगा सर्वर का। फिर सर्वर आगे क्लाइंट बनता है कई चीज़ों का। सर्वर का मतलब जो सर्व करता है, जो चीज़ें देता है, जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो टीसीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब क्रोम या कोई भी ब्राउज़र किसी भी सर्वर के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर के साथ बात करेगा तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा, जो रूट लगाएगा, उसको कहते हैं टीसीपी। ये इनकी बोली है। आईपी हो गई जो वेबसाइट के यूआरएल की बोली होती है। तो इसके बाद होता है हमारे पास एफटीपी, जिसमें हम फाइलजिला इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा और इसमें अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने डेस्कटॉप से सर्वर के ऊपर कोई फाइल भेजनी है तो हम कहते हैं जी एफटीपी कर दो। एफटीपी का मतलब कि आपने फाइल को भेजने का जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है वो है एफटीपी। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ था, जब ये शुरू हुई, ये टेक्नोलॉजी, ये बोली शुरू हुई, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बूम आ गया था इंटरनेट की दुनिया में। पूरी वेब की दुनिया में जो बूम हमें नज़र आता है वो HTTP की वजह से था। ये शुरू से चल रहा था, फिर इसके अंदर 1.0 आया, 1.1 आया, अब HTTP 2 आ चुका है। ये गूगल ने, इसके 2 इंजीनियर थे, उन्होंने 2009 पे इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि HTTP के अंदर भी थोड़ा सा रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो उन्होंने टोटली ये जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था इसको चेंज कर दिया है। अब HTTP 2 जो है वो वेबसाइट्स के पीछे चल रहा है। जितने भी मॉडर्न होस्ट या सर्वर हैं, GoDaddy, ब्लूहोस्ट, साइटग्राउंड, ये HTTP के साथ कंपैटिबल हो चुके हैं, अलाउ करते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको समझें कि आपकी वेबसाइट जो है वो अब मॉडर्न HTTP के साथ चल रही है या पुराने के साथ चल रही है। आप इसको देसी अंदाज में यूँ समझें कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये क्या था। आप अक्सर चाय के खोखे पे गए होंगे या आप किसी होटल में गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे। ये देसी अंदाज में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये सारी टर्म्स फिर हम यूज़ करेंगे इसमें अपने डिस्कशन के अंदर। आपने बैरे को बुलाया, जो वेटर हैं, वेटर साहब आते हैं और आपके पास आके वो कुछ चीज़ें रख देते हैं कि सर देखें जी मेन्यू में ये चीज़ें हैं। या आप उनको पूछते हैं, अगर किसी देसी होटल पे जाएं तो वो कहेगा जनाब आलू मटर, कीमा, गोभी, जनाब दाल माश, फलानी चिकन बिरयानी, सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। अब आप, यानी ये सर्विसेज देगा कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई अपनी मर्जी का URL देते हैं। URL आप उसको कहते हैं जी कि मटर कीमा ले आओ। अब आपने बैरे को, जो आपका उस वक्त ब्राउज़र समझ लें, उसको आपने एक ऑर्डर दिया। उसने या तो वहाँ से आवाज़ लगा दी अगर ऑर्डर छोटा है। ये बात ज़रा गौर से सुने। अगर आपने सिर्फ चाय पीनी है या दूध पत्ती पीनी है तो वो वहाँ से कहेगा उस्ताद जी एक दूध पत्ती लासो। अब वो जो दूध पत्ती लगाने वाले हैं वो उसने फ़ौरन कमांड दी। इसके लिए ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए था, कोई लंबा चौड़ा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ती थी, लिहाजा फ़ौरन चाय जो है या दूध पत्ती आपके पास सर्व हो जाती है। अब देखना पड़ेगा उस होटल में रश कितना है, ट्रैफिक कितनी है उसके अंदर। तो हो सकता है लाइन पे आपको खड़ा होना पड़े, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, बिरयानी पकी हुई है या हलीम है तो लाइन में लग के आपको लेना पड़े। तो ट्रैफिक में बाज़ का इंटरनेट पे ये काम भी होता है कि आपको क्यू में रख दिया जाता है। तो इसलिए अब वो अंदर जाएगा, वो जो वेटर है अंदर जाके काउंटर वाले को वो बताएगा। अब उसके अंदर एक किचन बना हुआ है, वो जो किचन है उसको आप सर्वर कह लें। GoDaddy है, साइटग्राउंड है, वो किचन है। अब वेटर जाके वहाँ पे ऑर्डर देगा। जिस बंदे ने रोटियां बनानी है उसको कहेगा 7 रोटियां,
और जिस बंदे ने कोई अगर तिक्के शिक्के बनाने हैं उसको ऑर्डर देगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे यू गेट द आइडिया। तो फिर वो सारी चीज़ें जब वो इकट्ठी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तो उसका तरीकाकार है मुख्तलिफ, दो तरह का तरीकाकार था। HTTP के दौर में क्या होता था कि बहरा जो है वो एक एक चीज़ लेके आता था, आया रोटियां रख दी, फिर सलाद लेके आया, फिर उसके बाद पानी लेके आ गया, गिलास लेके आ गया, जाता था वापस एक चीज़ लेके आता था। HTTP 2 जो आई है तो उसको आप यूँ समझ लें कि वो पूरी की पूरी चीज़ें एक ही मरतबा ट्रे में रख के लेके आता है, सारी चीज़ें एक ही मरतबा लेके आ जाता है। यानी आपको वो बार बार जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो था वो नहीं करना पड़ता, ठक करके गया, ठक करके ऑर्डर वापस आ गया। अब उसके अंदर देर नहीं लग रही, डिले नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये आपका ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान जो बातें चल रही थी, जो कम्युनिकेशन चल रही थी, वो वेटर और किचन के साथ जो बातें थी उसके साथ समझ लें। अब इससे एक फेज़ आगे चले जाएं। आपने अपने वेटर को कुछ कहा, वेटर जाना शुरू हुआ, अभी आधे रास्ते में था तो किसी बंदे ने उसको रोक लिया और उसने कहा कि फ़लाँ साहब ने क्या ऑर्डर दिया है। कोई भी बंदा हो सकता है ना, मशकूक आदमी। तो साथ उसके साथ वो उसको कोई धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें वरना ये कर दूंगा, तो मुझे बताओ क्या ऑर्डर दिया है। तो उसने कहा सर साहब ने आलू गोभी मंगवाई है। तो वो कहता है ये दवाई ले लो, ये उसमें डाल दो ताकि ये बेहोश हो जाए बंदा। अब वो जो बंदा दरमियान में था उसने क्या किया, उसने वो जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसको ब्रीच कर दिया, उसको ब्रीच कर दिया और उसके ऑर्डर के अंदर अपनी मर्जी का ऑर्डर जो है वो ऊपर इंजेक्ट कर दिया। ये काम है जिसको हम कहते हैं ब्रीचिंग, कि आपके अंदर बैंडविड्थ आपकी इस्तेमाल हो रही है, बिल आपने देना है, खर्चा सारा आपका है और उल्टा नुकसान भी आपको होगा। तो वेटर जाएगा, वो उसके मुताबिक काम करेगा। चूंकि वेटर मजबूर हो गया ना, ब्राउज़र भी मजबूर हो जाता है, सर्वर जब हैक हो जाए या वेबसाइट हैक हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए वो वापस आएगा और फिर आपका नुकसान होगा, आप उसको खाते साथ ही लुढ़क जाएंगे टेबल के ऊपर। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं। इसको रोकने के लिए भी होटल वालों ने क्या किया, सिक्योरिटी बढ़ा दी, गार्ड शार्ड रखा ताकि बंदों को चेक करके हम रखें अंदर, फिर नज़र रखी जाए। बैरे जो थे वो भी मजबूत करने शुरू कर दिए, उनको ट्रेनिंग दी वेटर्स को भी कि भाई अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना है। तो ब्राउज़र्स ने भी इसी तरह किया, सर्वर्स ने भी इसी तरीके से किया, और फिर ये जो वेब को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज हैं सारी की सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने फिर HTTP के साथ एक S का लफ्ज़ लगा दिया, HTTPS, SSL के साथ, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, कि आपका जो डाटा जा रहा है, चूंकि HTTP में एक बात समझें, टेक्निकल चीज़ है, ये था टेक्स्ट बेस्ड, ह्यूमन रीडेबल। इसमें जब आप लफ्ज़ लिखते थे ना freelancepakistan.com, तो ये freelancepakistan.com इसी तरीके से मूव करती थी। या अगर आपने FTP किया हुआ है सिंपल बगैर S के, एक होता है SFTP जो सिक्योर होता है। अगर सिर्फ आप FTP कर रहे हैं तो मेरी फाइल ट्रांसफ़र होके जब GoDaddy पे जाएगी तो दरमियान में से कोई बंदा उसको उचक लेता है। यही वजह कि आपको मार्केट में बहुत सारे थीम जो हैं वो मार्केट में नज़र आते हैं, प्लगइन्स नज़र आ जाते हैं, क्योंकि वो दरमियान से इस तरीके से उनको तोड़ लिया जाता है लाइनों के अंदर से। जैसे कुंडियाँ डाल के आप वापडा के अंदर से आप देख रहे हैं अक्सर लोग करते हैं, पावर ले लेते हैं, तो वो इस तरीके से दरमियान से वो चीज़ें ले ली जाती थी। फिर इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड थे, आपके मास्टर कार्ड थे पेपाल के हवाले से, उनको भी जब कोई बंदा अपना पासवर्ड एंटर करता था या कोई बंदा अपनी इंफॉर्मेशन देता था सेंसिटिव, तो दरमियान से उनको उचक लिया जाता है। ये था जब नॉर्मल HTTP का ज़माना था, चूंकि टेक्स्ट जा रहा है और टेक्स्ट को कोई बंदा ले लेता है। फिर इसी S के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा इसको थोड़ा एनक्रिप्ट किया जाए, इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करें कि यहाँ से टेक्स्ट जाए लेकिन उसको आगे बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी जो है वो परवाज करे TCP के अंदर। ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है इसके अंदर बाइनरी हो, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एनक्रिप्ट होना शुरू हो गई और फिर ये S का तस्वर आया सिक्योर के हवाले से। अब गूगल जो है वो वेबसाइट्स को सिक्योर बनाना चाहता है, रिलायबल बनाना चाहता है, स्पीडी बनाना चाहता है। यही वजह है कि वो हर दूसरे रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इन देसी मसालों से आई होप कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर इसी तरीके से आपने अक्सर देखा होगा जब प्रोटोकॉल होता है तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं आगे पीछे लगी हुई, दस्ते होते हैं, हिफाजती गार्ड होते हैं ताकि VVIP मूवमेंट को सिक्योर किया जाए। तो ये HTTP2, HTTPS और SSL जो है वो आप समझ लें कि ये आपके गार्ड्स थे आगे पीछे लगे हुए, या आपके मुख्तलिफ कमांडोज हैं जो साइडों पे बैठे होते हैं जो सिक्योर करते हैं आपके सफ़र को।
फिर इसी तरीके से सफ़र तेज़ करने के हवाले से, जैसे हमारी तेज़गाम एक्सप्रेस है ट्रेन का, तो सफ़र तेज़ भी हो गया, महफूज तरीन भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेब के ऊपर जो ट्रैफिक है उसके लिए भी यही काम हो रही हैं। यही वजह है कि जिनके साथ HTTP लिखा हुआ है ना, उनको गूगल ने मार्क कर दिया है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर का मतलब कि यहाँ पे आप कोई ई-कॉमर्स की यूटिलिटी या एक्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल आप यूज़ करते रहे, ब्लॉग को किसी ने क्या करना है लेके, लेकिन जब आपने कोई चीज़ें बेचनी है, ई-कॉमर्स के ऊपर कोई काम करना है, तो फिर आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि अब ये वक्त आ गया है, ये जो कल रिलीज हुआ है ना 12 नवंबर को, इसके बाद HTTPS तो मस्ट हो गया, कम से कम क्रोम के लिए तो मस्ट हो गया, और आनकरीब सारे ब्राउजर इसको मानना शुरू कर देंगे। क्रोम से या किसी भी ब्राउजर से ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये मुख्तलिफ एक नेटवर्क बना हुआ है, तो एट ए टाइम जावास्क्रिप्ट कहीं से आ रहा है, CSS कहीं से आ रहा है, तो एट ए टाइम मुख्तलिफ जगहों पे ब्राउज़र जो है वो कम्युनिकेट करता है, वो ट्रांसमिशन करता है। फिर वो रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट वापस आती है, आप कोई चीज़ें एक्सेस करते हैं, कुछ चीज़ें व्यू करते हैं। तो ये बड़ी स्पीड के साथ ये काम हो रहा होता है। तो इसलिए सर्वर स्लो होगा तो स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा, क्रोम अगर स्लो होगा या फायरफॉक्स या इसी तरीके से ओपरा ब्राउज़र स्लो हो गया तो उसके अंदर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अब इसको ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे स्पीड के साथ मौजूद हो, चूंकि ये एक पूरा पजल है, ये पूरे गेम है, एक चेन बनी हुई है। एक चेन भी स्लो हो जाएगी रेले रेस के अंदर, 4-5 खिलाड़ी भाग रहे हैं, तीसरा जो है वो स्लो हो जाएगा तो आप जीत नहीं सकते। तो हर बंदे को अपने हिस्से की दौड़ दौड़नी है और फास्ट अंदाज में दौड़नी है। तो फिर इसके लिए आप कोशिश वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें चाहे उनको मर्ज किया जाए, एक जगह पे रखा जाए, जिस पे आपने देखा होगा ड्रॉप बॉक्स है, जैसे कि आपका कोई एक सेंट्रल हब हो जहाँ चीज़ें आपकी पड़ी हों। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं। एक जगह बनी हो जहाँ आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हों। यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि एक सेंट्रल सोर्स, जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी सारी वीडियोस, कोई बंदा दुनिया के किसी मुल्क में आएगा वो इस वीडियो को देख सकता है। जैसे मेरी वीडियो जब प्ले होती है तो आपने देखा हम मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हिस्सों में लोग बैठ के इसको देख रहे होते हैं एट ए टाइम। तो ये इसका फ़ायदा हो गया कि मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं वो लगे हुए हैं एक के साथ। तो कई सादा लोग बंदे जो हैं वो, मुझसे भी किसी ने सवाल किया था, मैंने भी शुरू में शायद इसी तरीके से सोचा होगा, क्योंकि जब नहीं पता होता तो बंदा इसी तरह परेशान होता है। क्लाउड का मतलब बादल, कि शायद वाकई आसमान पे वो लगी होती हैं। क्लाउड का मतलब मुख्तलिफ सर्वर बने हुए हैं, वहाँ लोगों ने डेडिकेट कर दिए हैं कंप्यूटर, एक जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, आप उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें, टैबलेट के साथ कनेक्ट कर लें दुनिया के किसी रीजन से, तो वो सारी तरफ से सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं और वहाँ डाटा पड़ा होता है, वहाँ आपको जब चाहिए डायनामिक अंदाज में आप उसको उठा सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट जो थे वो ज़रूरी थे। इसी तरीके से इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल और बाइनरी प्रोटोकॉल, यानी ह्यूमन वर्सेस मशीन, या आप इसको यूँ समझ लें HTTP1 वर्सेस HTTP2। तो ये जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे HTTP के अंदर थे, और जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं बाइनरी, मशीन और HTTP2। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो गई, मज़ीद सिक्योर हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लफ्ज़ कैश, जिसके ऊपर हमने शुरू में बात की थी। एक होता है कैश, CASH, माल शाल जिसको हम कहते हैं, वो हम सबको पता है। कैश क्या करता है? वो आपकी दौलत होती है, आपकी जेब में हो या आपके वॉलेट के अंदर हो, या आप किसी के पास गिरवी रखवा दें, या आप अपने घर में किसी संदूक के अंदर रखें, या आप इसको किसी बैंक के अंदर डाल दें। तो वक्त के साथ साथ आपने देखा बैंक बनना शुरू हुए, पहले बैंक नहीं थे। बैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि कोई ऐसी सेंट्रल जगह हो जहाँ पे आपका पैसा हो, और फिर उसके बाद ATM आया, फिर ATM के बाद वन लिंक आया, वन लिंक के बाद जैसे अभी पेनियर कार्ड है कि आप चीज़ों को किसी भी जगह से वन लिंक पे जाते हैं, कोई भी बैंक हो जहाँ वन लिंक लिखा हुआ है, आप कार्ड डालते हैं, पैसा निकलवा लेते हैं। तो ये इसी तरीके से कैश और कैश का आप सिस्टम समझें। एक कैश वो हो गया, कैशे का भी सिस्टम यही होता है। अब कैशे क्या होता है? जैसे मैंने शुरू में बताया था, मुख्तलिफ जगहों पे वो चीज़ें पहले स्टोर हो जाती हैं ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकें। तो उससे CACHE यानी कैशे जो था उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ कि इससे आपकी जो बैंडविड्थ है वो उसकी बचत होना शुरू हो जाती है। जैसे बचत स्कीमें हैं, सेविंग्स हम करते रहते हैं फॉर रेनी डे,
मुश्किल वक्त में काम आएगी। यार ये चीज़ें सारे बुजुर्ग कह रहे होते हैं, पुत्र फजूल खर्ची ना करो। तो दरअसल कैश क्या करता है कि वो आपकी कुछ चीज़ें पहले से संभाल के रख लेता है और बवक्त ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी सर्वर से जो PHP पड़ी हुई है उसको HTML की स्टैटिक फाइलें बना के आपने ब्राउज़र को देनी होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो ज़िद्दी है, वो कहता है जी मैंने नहीं, इनको मैं जिस तरह का हूँ मैंने उसी तरीके से जाना है। तीसरा यह है कि जावास्क्रिप्ट चूंकि डायनेमिक हो गया बहुत ज़्यादा, कभी ये सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, अब ये बहुत बड़ी रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है और सारे लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर मीडिया का दौर भी आया। हम नॉर्मल मोबाइल भी खरीदते हैं तो आपको पता है 5 MB और 10 MB और 15 MB का उसका साइज़ बन रहा होता है सिर्फ सेल्फी लेने का। तो ये मीडिया रिच जो इंडस्ट्री है या मीडिया रिच जो ज़माना है, और ख़ासकर जो वर्डप्रेस जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो तो है ही मीडिया रिच। आज वीडियो का ज़माना है, आपका इमेजेस का ज़माना है। तो फिर ज़रूरत पेश आ रही है बार बार इनको कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं कि इमेजेस भी चलें, वीडियोस भी चलें, आप इनको रोक नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर स्पीड का इशू ना आए। तो इसलिए फिर ये वेब पी का तस्वर आया जो मैंने आपको कल बताया भी था। फिर गल्प है, grunt.js है, जावास्क्रिप्ट अपनी लाइब्रेरीज ऐसी बनाना शुरू हो गए हुए हैं जिससे आपकी पूरे के पूरे चंक्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएं। फिर आप आने वाले वक्तों में ये जो API वर्जन 5 रिलीज हुआ, आप देखेंगे मुख्तलिफ नए वेब पैकेजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सारे का सारा कोडिंग स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट को आप छोड़ नहीं सकते, ये डोमिनेट कर रहा है, तो ये इसका फ्यूचर है रोशन। तो अब आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि सर्वर और ब्राउज़र और आपके मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो इसको वेलकम कर सकें और उसको ऑप्टिमाइज करके पेश कर सकें। और ये होने जा रहा है इस वर्जन 5 के साथ। इसीलिए गूगल वालों ने ये समिट शुरू की है और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे कोड चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने नई दे दी हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 7 किस्म के HTTP मेथड हैं। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, मैं अभी आपको इनकी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप सिर्फ देख लें। वर्डप्रेस के अंदर गेट और पोस्ट बहुत इस्तेमाल होता है। यानी जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेटर जब जाएगा तो उस ऑर्डर के 7 मुख्तलिफ तरीके हैं मारूफ, जो दुनिया में हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए आने वाले वक्तों में। गेट क्या करता है कि गेट के साथ जब कोई PHP का कोड हम लिखते हैं कि गेट फलां चीज़, गेट का मतलब ले आओ, जाओ भाई दूध पत्ती ले आओ। बस सादा सा इसका फलसफा ये है कि वो APIs को, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, राउटर्स बने होते हैं ना, जैसे आप वापटा के मुख्तलिफ कनेक्शन लगाते हैं, इधर से कुंडी लगाई उधर लगा, उधर से आपने लगाई इसको स्विच लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगानी है तो लंबी सी लीड ली, यार वहाँ पे लगा दो, ये शॉर्ट सर्किट कर गया। तो ये API के अंदर भी यही हो रहा है कि 2 मुख्तलिफ ऐप्स को मिलाने के लिए दरमियान में राउटर जो इंटरफेस कर रहा है, या क्लाउड नेटवर्किंग के अंदर भी जितनी API हमें नजर आती है, उसका काम क्या है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, दूसरी जगह से वापस लेके आता है, कनेक्ट कर रहा है वो चीज़ों को। ये एक सादा सा फलसफा है API का, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा जब हम एडवांस लेवल पे दाखिल होंगे। तो उसके बाद फिर हमारे पास होता है दूसरा पोस्ट। पोस्ट क्या करता है कि आपने एक चीज़ भेजनी है। वर्डप्रेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के ऊपर जाके कोई डाटा अपना देते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, डाटाबेस के अंदर वो चीज़ें शामिल हो रही हैं। तो गेट और पोस्ट के लफ्ज़ पे आप गौर करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। फिर इसका मतलब क्या होगा कि आपने कोई चीज़ें एडिट करनी है पोस्ट के अंदर, कोई डिलीट करनी है, आप कह देंगे जी ये नया मेरी इंफॉर्मेशन है, तो वो डाटाबेस में जाके ऐड हो जाएंगे। या अगर आपकी प्रोफाइल है और आप कहते हैं कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, या अपना निक नेम चेंज करना चाहता हूँ, या मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ और चीज़ें देना चाहता हूँ, तो पोस्ट होता है। वो WP वर्डप्रेस के अंदर वो पोस्ट हो रहा है, यानी आप उसको एडिट कर रहे हैं। तो बाकी लंबे चौड़े हैं पुट, हेड, डिलीट, पैच और ऑप्शंस। ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। ज़्यादा हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना फिर हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा इस पर, लेकिन ये आने वाले वक्तों में हम इसको देखेंगे। गेट और पोस्ट के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा PHP में। उसके बाद हमारे पास जो स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन में सबसे मेन हर्डल था, पहले तो हो गया प्रोटोकॉल की चीज़ें, बेसिक प्रेपरेशन हो गई, कंटेंट रेडी हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो गया। मेन जो हर्डल था आज के दिन तक वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। मीडिया आप रोक नहीं सकते, तो फिर ज़रूरत पड़ी कि इसको ऑप्टिमाइज किया जाए। तो इस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 2 लफ्ज़ आप सुनेंगे अक्सर, लॉसी और लॉसलेस। मैं आपको इसको सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। लॉसी का लफ्ज़ लॉस से निकला है।
कोई भी ऐसी टेक्निक या मेथड जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी गायब हो जाए, कुछ हिस्सा लूज कर जाएं आप, वो लॉसी है। लॉस लेस का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी चीज़ कंप्रेस भी हो जाए और दोबारा से आप उसको अनकंप्रेस भी करें तो उसके अंदर वो वापस दोबारा वही चीज़ें आ जाएं। जैसे आप इंटरनेट से कोई जिप फोल्डर डाउनलोड करते हैं और उसका टोटल साइज़ है 5 MB, लेकिन जब आप उसको अनकंप्रेस करते हैं तो साइज़ हो जाता है 9 MB। तो वो जो 4 MB का था वो मौजूद था उसके अंदर ही, यानी वो लॉस लेस कंप्रेशन थी। ये लफ्ज़ आपको ऑडियो की फाइल्स में भी नज़र आएंगे। तो लॉस लेस का मतलब ये है कि आपने अगर कोई ऐसी ऑडियो की फाइल बनाई है कि जिसके अंदर वो सारी उसकी ओरिजिनलिटी रहेगी, जब आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो सारा पीछे डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे जो वर्जन होता है ना रॉ कैमरा से, जब आपने DSLR से कोई इमेज है वो फॉर्मेट आउट किया, एक्सपोर्ट किया रॉ फाइल में, तो वो रॉ फॉर्मेट क्या करता है कि वो लॉसलेस होता है, उसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, आप उसकी हाइलाइट्स और शेडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कैमरा के अंदर से JPG आउट होती है और आप कंप्यूटर में लेके आते हैं तो आपका JPG का एक ख़ास साइज़ है। फॉर एग्जांपल 1920x1080 का JPG है, तो आप उसको जब इंक्रीज़ करते हैं और आप उसको ले जाते हैं 3000x4000 तो वो फट जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा जी फट गया जी इमेज। फट इसलिए गया कि वो लॉसी था, चूँकि ऐसी कंप्रेशन हुई थी कि अब उसमें से डाटा आप रिट्रीव नहीं कर सकते थे, वो डाटा चला गया। JPG ने ऑलरेडी उसको कंप्रेस कर दिया है और वो कंप्रेशन इस तरीके से हुई है, लॉसी कंप्रेशन हुई है। तो एक कंप्रेशन होगी लॉसलेस, एक होती है लॉसी। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ प्लगइन्स इस्तेमाल हुए वर्डप्रेस के अंदर, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं जब ईमेल करूंगा इस वीक में लास्ट में इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ये सारी चीज़ें। अब जैसे फ्लैश से जान छुड़वाई, चूँकि फ्लैश बहुत हैवी हुआ करती थी, तो फिर ये PNG और फिर JPG और अब WebP, दरमियान में SVG भी आया, वेक्टर ग्राफिक्स की छोटी सी फाइल है। इलस्ट्रेटर से आप उसको आउट करते हैं, वो वेक्टर फाइल जो है वो KBs में होती है या बाइट्स में होती है, लेकिन इमेज बन जाता है तो मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में चली जाती हैं वीडियोस का साइज पास का। तो ये इसके ऊपर मुसलसल काम हो रहा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। पहले ये होता था कि बड़ा सा इमेज हमने लगा दिया और उसको HTML के अंदर हम उसका साइज छोटा कर देते थे। ये जो 12 नवंबर को रिलीज हुआ है इसमें उन्होंने स्पेशल पॉइंट दिया है कि अगर आपका 400x300 का खाना बना हुआ है ना पोस्ट का थंबनेल, तो आप इतना ही इमेज अपलोड करें, क्योंकि अगर आपने फर्ज कर लें इसी की एस्पेक्ट रेशियो में बड़ा कर दिया, वो फिट तो हो जाएगा लेकिन उसका बैंडविड्थ पे असर पड़ेगा। तो गूगल ने अब जो नई समिट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जितना एरिया आपने डिफाइन किया है उतना ही आप उसका साइज पहले से बना के सर्वर को दे दें, तो इसका आपकी स्पीड के ऊपर असर पड़ेगा। फिर इसी के अंदर हमें ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से चीज़ें नजर आई, मिनिफिकेशन, कंप्रेशन और कॉन्केटनेशन। ये कॉन्केटनेशन जो लफ्ज़ है ये आपको PHP पे भी नजर आएगा। जो लोग PHP को समझते हैं उन्हें पता है, एक छोटा सा डॉट डालते हैं, एक तरह की चीज़ें एक सीरीज में आगे पीछे रखी हूं तो उनके दरमियान वो डॉट डालते हैं। इसका मतलब यह है कि उस डॉट के साथ वो चीज़ों को मिला के हम देखेंगे। तो कॉन्केटनेट का मतलब ये होता है, आप फर्ज कर लें सड़क पे जा रहे हैं और आपने अक्सर एक ट्रॉलर देखा होगा, उसके ऊपर गाड़ियां लदी होती हैं। वो चूंकि एक तरह की चीज़ें होती हैं और एक बड़े ट्रॉलर के अंदर रख के उन सारी गाड़ियों को मूव किया जाता है। या दूसरी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर फ़र्ज़ कर लें 10 पत्थर पड़े हुए हैं और आपने जाके उनको लेके आना है, तो उसका एक तरीका तो ये है HTTP1 वाला, एक लेके आए फिर दूसरा लेके आए फिर तीसरा। और HTTP2 क्या करता है या कॉन्केटनेशन का प्रोसेस क्या है कि आप एक ही दफ़ा कोई ट्राली मंगवाएं, सारे पत्थर उसके ऊपर रखें और एक ही दफ़ा वो सारे पत्थर जो है वो आपके पास पहुंच जाए। तो आई होप कि कॉन्केटनेशन आपका तस्वर क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो इसलिए जैसे ब्रीफ केस में कपड़े हम रखते हैं, एक ही ब्रीफ केस होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, आपका वॉलेट वगैरह या आपकी चार्जर, सारी चीज़ें आप रख के एक सीरीज में आप कहीं ट्रैवल कर जाते हैं। तो उन सब को मिला के आप फिर देखते हैं, दिस इज़ कॉन्केटनेशन। तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ जो है ये भी इस्तेमाल होती है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, क्योंकि एक एक चीज़ आ रही है तो साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। आपने चीज़ों को कंप्रेस कर दिया, ब्रीफ केस में रख दिया, छोटा सा बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि अब आपका ऑप्टिमाइज हो गया है काम। फिर ये जो इमेजेस होते हैं इनको हम ऑनलाइन लिंक्स के साथ साथ कुछ फोटोशॉप से भी सेव फॉर वेब कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था, आपको आता भी होगा
लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे शुरू तो फिर मैं आपको वहां से एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप समझ लें कि फोटोशॉप से हम सेव फॉर वेब कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप से ना करना हो तो इसके ऑनलाइन कुछ लिंक्स हैं, वो मैं नीचे दे दूंगा। फिलहाल आप समझ लें compressor.io एक लिंक है, बड़ा ज़बरदस्त। फिर ये है कि नेट स्पीड टेस्ट करेंगे। ये गुड प्रैक्टिस अब हम शुरू कर रहे हैं। आपने जब किसी वेबसाइट की स्पीड का टेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले टेस्ट करने से पहले अपने इंटरनेट की स्पीड का टेस्ट करना है। ये जो मैंने रेड किया हुआ है ना, fast.com, बड़ा सादा सी स्पेलिंग है। आप अपने ब्राउज़र पे अभी लिखें fast.com, आपको वो फौरी तौर पर डायनेमिक अंदाज में बता देगा आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। कोई क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जो ही आपने fast.com लिखा ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर बाकी लिंक्स हैं speedoff.me, speedsmart.net, testmy.net, बड़े ज़बरदस्त यूज़फुल लिंक्स हैं। तो एनीवेज इनको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, अगला फेज़ क्या है कि आपने डायग्नोज करना है, चीज़ों को डायग्नोज करना है, तशखीस करनी है कि भाई बीमारियां क्या क्या हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक आ रही है, इसका मतलब आपका ब्राउज़र ठीक हालत में है, लिहाजा अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब स्पीड एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ें हम पहले देखते आ रहे हैं। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें। पेज स्पीड इनसाइट पे जाके यूआरएल दिया या वेब पेज टेस्ट पे जाके आपने दिया। फिर एक होता है tools.pingdom.com या GT मैट्रिक्स है जिस पे हमने कुछ चीज़ें की थी पहले। उसकी जो रिपोर्ट होगी उसकी रोशनी में फिर हमने एक्शन करने हैं, प्लस जो गूगल का वर्जन 5 है उसको ज़हन में रखते हुए उन 5 चीज़ों को अब हमने सेट करना है। पुराने को छोड़ दें आप। अब ये जो 5 चीज़ें हैं इंक्लूडिंग SEO, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, जो आपका प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, इन सारी चीज़ों के मुताबिक हमने वेबसाइट को तैयार करना है, एक ऐप बनाना है। तो ये लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, अब आपने रेमेडी करना शुरू करनी है। आपको एनालिसिस हो गया, अब उसके अंदर सबसे पहले जो देसी काम आप आसान लफ्ज़ों में कर सकते हैं, इस लिंक पे जाएंगे tools.keycdn.com/http-test। चूंकि मैंने आपको बताया सारे सर्वर्स आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है या क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो आया है क्या वो HTTP2 कंपैटिबल है। तो इसमें आप URL देंगे, ये बता देगा कि यस कंपैटिबल। क्योंकि HTTP2 वेबसाइट में बाद में आएगा, ये सर्वर साइड की चीज़ है। अगर GoDaddy ने इसको अलाउ कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे लग गया है। ज़रूरी नहीं कि आपको नज़र आएगा, ये लग जाएगा। वैसे इसके लिए प्लगइन भी बना हुआ है वर्डप्रेस के अंदर, सर्वर पुश के नाम से, कि आप सर्वर के ज़रिए इसको बता सकते हैं तमाम ट्रैफिक को। HTTP2 दरअसल कर क्या रहा है, आपकी मिनिफिकेशन या आपका कंप्रेशन की बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले करते थे वो अब उन्होंने ख़त्म कर दी। ये सारा काम HTTP2 खुद कर रही है। मैंने आपको बताया स्पीड तेज़ कर दी इन्होंने। वेटर जो है वो आप फ़ौरन घर में बैठे हुए ड्रोन कैमरे के जरिए आपको चीज़ें पहुंचा देता है। जैसे आजकल घर में बैठे हुए आप पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो HTTP2 ने ऑनलाइन काम कर दिया सारा। घर बैठे सीखें, घर बैठे कमाएं, घर बैठे मौज उड़ाएं। तो HTTP2 जो है वो आपको डोर स्टेप के ऊपर ये चीज़ें दे रही है सारी। तो यहाँ पे URL देंगे, पता चल गया जी HTTP2 मौजूद है। गुड, ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कि gzip मैंने आपको बताया था, पहले आपने चेक करना है। तो ये 2 लिंक हैं, चेक gzipcompression.com और दूसरा है giftofspeed.com/request-checker। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप वहां से नोट करके अपने पास किसी ड्राइव में सेव कर लें। ये चेक लिस्ट है और ये प्रोसेस होगा। अब आपका gzip आपने चेक कर लिया कि जी इसके अंदर पहले से कंप्रेशन का ये मौजूद है स्टफ। ये भी ज़्यादातर सर्वर्स ने कर लिया हुआ है चूंकि अपाची का मॉड्यूल है ये, तो इसलिए आपने देखना है कि क्या ये कंप्रेशन चेक हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब ये हमारे पास वो है ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये लिंक आप देख लीजिएगा। अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, दीज आर योर टूल्स, बहुत आसान। compressor.io पे जाएं, वो आपको एक बड़ी खूबसूरत विंडो देगा, इमेज को अपलोड करें, उसका साइज वो रिड्यूस कर देगा। तो अब gzip के लिए हम सबसे पहले क्या जाएंगे, आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखना शुरू करें gzip compression टेस्ट। ये जो पहला आपके पास लिंक नजर आएगा चेक gzip compression, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं HTTPS, जो भी आप वेबसाइट है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे वो URL देंगे और सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। वो कह रहा है कि प्लीज वेट वाइल चेकिंग। अब यहाँ पे शुरू में देखें तो लिखा हुआ यू आर ब्लेस्ड, इट इज gzip enabled।
इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें HTTP2 चेक ऑनलाइन, सिर्फ इतना लिखेंगे HTTP2 चेक ऑनलाइन, तो ये एक आपका tools.key.cdn जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था, तो ये URL आपके सामने ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपका क्रोम या ब्राउज़र जो है इसके अंदर थोड़ा सा वायरस का भी अलर्ट करे, लेकिन ये सेफ साइट है key.cdn, चूँकि ये एक मुस्तनद वेबसाइट के ऊपर से मैंने ये लिंक लिया है। यहाँ पे जब हम देंगे अपना फ़र्ज़ कर लें HTTPS, चूँकि मेरे पास यहाँ पे स्टोर है, मैं अगर इसको देता हूँ और टेस्ट करता हूँ, जब टेस्ट करूँगा तो ये फ्रीलांस पाकिस्तान स्पोर्ट्स HTTP2 शेयर विया दिस, यानी आपका ये सपोर्ट करता है, वेबसाइट जो है वो सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस सर्वर के ऊपर ये है वहाँ पे ये HTTP2 एनेबल हो चुका है। तो इसलिए आपने ये 2-3 चीज़ें जो है वो पहले चेक कर ली। तो ये कुछ बुनियादी काम था। इस तरीके से गुड प्रैक्टिसेस में हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए आपको नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि गूगल की मैंने आपको बताया चीज़ें चेंज हो गई हैं, और उस चेंज होने के लिए ये लिंक जो है ये आप याद रखें। सबसे खूबसूरत लिंक, ये अभी बीटा वर्जन है। ये जो हमारा कल का सेशन था गूगल वर्जन 5 के हवाले से, उसकी नई डेवलपमेंट है। यहाँ आप चीज़ों को एज डेवलपर लर्न कर सकते हैं। फास्ट लोड टाइम्स, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, मज़ीद चीज़ें पढ़ें। नेटवर्क रेजिलियंस, सेफ एंड सिक्योर, ईजीली डिस्कवरेबल, इंस्टॉलेबल, एक्सेसिबल टू ऑल, ये 6 मेन पॉइंट हैं इनके मोटे मोटे। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गूगल किस तरफ बढ़ रहा है। आपकी वेबसाइट या ऐप लोड टाइम उसका ठीक हो, और उसके अंदर एक रेजिलियंस हो, मुस्तकिल मिजाजी हो, यानी कि कभी कुछ चीज़ दी और कभी ना दी। फिर सेफ हो, सिक्योर हो, ये टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं। फिर वो आसानी से तलाश की जा सके, छुपी हुई ना हो, कोई ब्लैक में काम ना हो रहा हो। फिर उसको आप इंस्टॉल कर सकें होम स्क्रीन के ऊपर, अपने मोबाइल के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उसमें से डाउनलोड कर सकें। सबकी पहुंच में हो, सबकी पहुंच में हो। सबकी पहुंच से मुराद ये है कि वो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको आंखों से महरूम रखा है, बहनाई नहीं है, बसारत नहीं है, तो वो सुन के या अपने अंदाज में भी उस वेबसाइट से कुछ चीज़ें ले सकें। तो उसके लिए कोडिंग के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो गुड प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त साइट है, इसको आप पढ़ें और आज से इसके ऊपर शुरू कर दें थोड़ा सा इसको पढ़ना, और फिर इसको डिस्कस किया करें। लेकिन इसके साथ ये जो दूसरा लिंक है जो कल साद अली भट्टी परेशान भी था, ये वही चीज़ें हैं जो हमने लोकल होस्ट में चेक भी की थी। यहाँ पे देखें रेड कलर में लिखा हुआ है थैंक्स फॉर ट्राइंग द बीटा, सी आवर स्टेटस अपडेट। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये इस वेबसाइट के हवाले से या न्यू डेवलपमेंट के हवाले से जो स्टेटस है वो बताना शुरू कर देंगे। web.dev स्टेटस अपडेट 12 नवंबर 2018। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हुई हैं कि अब HTTP2 के हवाले से कहाँ पे बात आ गई है, PWAs बीइंग रिपोर्टेड एज नॉट बीइंग PWAs, मिसिंग सर्विस वर्कर, तो ये उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की हैं। अब ये जो मैयर वाला खाना है ना, इसमें आप अपना गूगल अकाउंट के साथ साइन इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसी तरीके से URL देना है। मैं इसको फॉलो करूँगा इसलिए कि ये लेटेस्ट है, web.dev, बहुत आसान सा URL। यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी वेबसाइट का URL freelancepakistan.com, और उसके बाद हम यहाँ पे रन एडिट करते हैं। ये वही एडिट है जो हमने पहले वेबसाइट के अंदर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में किया था। यहाँ ज़रा बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ से आप देखेंगे कि ये 5 पॉइंट जो है ना, SEO, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी, PWA, परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब जब ये रिजल्ट आपके पास आ जाए तो आप ये देखें कि ये सबसे पहले ग्रीन में थी ये सारी चीज़ें 2 दिन पहले तक। अब कुछ चीज़ें रेड में चली गई, कुछ ऑरेंज में, और एक SEO जो है वो ग्रीन में है। SEO ग्रीन पे क्यों चला गया? क्योंकि HTTPS जो है वो वेबसाइट के साथ लगा हुआ है, सिक्योर है। तो जब आपकी वेबसाइट ये क्लाइंट को बताएं HTTP से HTTPS की तरफ जाएगी, ऑटोमेटिकली SEO की रैंकिंग में इजाफा हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्त काम शुरू किया उन्होंने। तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप रीड मोर कर सकते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सारे लिंक जो है ये आपके पढ़ने वाले हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। अब ये जो पेज है इसका इतना हिस्सा थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे web.dev/मैयर के ऊपर ये वो 5 चीज़ें हैं। इनको आपने समझना है। 2019-20 ये आगे चलेंगी, चूँकि जनवरी 2018 में आया था वर्जन 4, नवंबर 2018 में आ गया है वर्जन 5, तो हो सकता है अगले साल ये वर्जन 6 पे चले जाएं, मज़ीद चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। तो फिलहाल V5 को आप समझ लें, उसमें ये 5 चीज़ें जो है ना ये आपके सामने रहेंगी। व्हाट लाइट हाउस लुक्स फॉर, परफॉर्मेंस पे क्या देखेगा,
PWO में क्या चीज़ें चेक करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या चीज़ें चेक करेगा, एक्सेसिबिलिटी और SEO में क्या चेक करेगा। तो ये पांचों चीज़ें आप समझ लें तो फिर आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट जो है वो ईजिली करना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद या आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे तो इससे भी ये जो डेव टूल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। अगर ये आपको इस तरीके से नीचे नजर आ रहा हो तो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक साइड है, आप इसको कहाँ पे डॉक करना चाहते हैं। आप ये देखें इस वक्त ये ब्लू है, अगर मैं इसको ये वाला क्लिक कर दूंगा डॉक टू राइट तो ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये विंडो इस तरह लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इनके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं और मैं इसको लेके जाना चाहता हूं इस तरह अलग से, तो ये एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी और इसको आप एक्सपेंड करके अलग से भी चीज़ों को देख सकते हैं। आप फर्ज कर लें आपने इस तरह ले लिया, वापस जाना चाहेंगे, अगेन इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आप राइट साइड पे इसको ले जाएंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने मोबाइल पहले चेक कर लिया था, अब हम डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और ये पांचों के पांचों ऑप्शन के साथ हम ऑडिट करते हैं। यहां से हम इसको करेंगे रन ऑडिट और ये अभी लोकल होस्ट है, इसकी ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ डेवलपमेंट हुई है, लोकल होस्ट के ऊपर ये ऑडिट होना शुरू हो गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा है इसका, इसलिए कि आपको लाइव सर्वर की भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, आप यहीं रहते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी इससे पहले कि आप वहाँ पे अपलोड करें, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव सर्वर का मज़ा अलग है। जारी बात है आपकी वेबसाइट में रहना तो लाइव सर्वर के ऊपर है, तो वहाँ अलग से भी टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब इसको यहीं पे रहते हुए हम चेक करते हैं कि क्या पुराने प्लगइन्स जो हैं इसके साथ चल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफॉर्मेंस लाइट, बस इतना हिस्सा मैंने लिखा और मैंने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दी। एक प्लगइन ये भी है, इसका एक लाइट वर्जन है, एक प्रो वर्जन है, लेकिन हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि इससे पहले क्या फ़र्क पड़ता है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, 10,000 प्लस इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। अब इसका देखें तो लास्ट अपडेटेड है 5 months ago, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, लेकिन 5 महीने पहले ये अपडेट हुआ है। ख़तरे की बात है लेकिन ट्राई करते हैं। तो एक्टिवेट कर लिया आपने। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, अब यहाँ पे देखें तो ये रिजल्ट वो था जो पुराना था। अब हमने इस लिंक को यूज़ नहीं करना, हम नया लिंक खोल लेंगे। अब यहाँ पे वो आपको वेलकम करेगा, आप यहाँ से स्टार्ट विजिट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप शुरू हो गए आगे चलने के लिए। तो वो आपकी साइट को एनालाइज कर रहा है पुराने एल्गोरिथम के साथ। अब जब ये इसका पहला फेज हो गया तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू विजिट करना है, तो ये दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा। हम कहते हैं जी कंटिन्यू हो जाए, दूसरी साइट पे जब चला जाएगा तो फिर ये कैशिंग मोड जो है इसका उसको रीड करना शुरू कर देगा। अब टाइम बेस्ड मोड जो है इसके अंदर हम देखते हैं तो प्री बिल्ड कैश, एनेबल ब्राउजर कैश, एनेबल gzip, क्लाउड फ्लेयर। हमारे पास चूंकि क्लाउड फ्लेयर हम यूज़ नहीं कर रहे। वार्निश अगर करना चाहते हैं तो ऑटो पर्ज आप कर लेंगे, इसको चेक कर देंगे। वार्निश का मतलब कि बिल्कुल ही आपका वो चीज़ें एक दफ़ा फ्लश कर जाती हैं। तो फिलहाल हम इनको रहने देते हैं, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। उसके बाद हम करते हैं क्लिक इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन का आ गया। यहाँ पे मर्ज स्क्रिप्ट्स, मिनीफाई स्क्रिप्ट्स, मर्ज स्टाइल, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कॉन्केटनेशन हो जाएंगी। ब्रीफ केस में बंद करना चाहता है ताकि साइज छोटा हो जाए और पोर्टेबल अंदाज में हम चीज़ों को मूव कर सकें। तो जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हैं इसको इसी तरीके से रहने दें और यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज इन बैकग्राउंड है इसको हम चेक कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड में ये ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो मैक्सिमम थ्रेड्स हैं, लिमिट साइमल्टेनियस थ्रेड्स, फर्ज कर लें हम इसको 2 कर लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं इसको कंटिन्यू या आगे हम जाते हैं। मीडिया, लेजी लोड इमेजेस, लेजी लोड आई फ्रेम्स, इसको भी चेक कर देते हैं और इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू को। कंटिन्यू किया, यहाँ पे है कि योर वेबसाइट इज रेडी। डैशबोर्ड पे हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपने हवर करना है, राइट क्लिक, विजिट साइट। अब आपके पास ये रिजल्ट थे जो पहले थे। अब हम देखते हैं कि इस प्लगइन ने इसके ऊपर क्या असर डाला। अभी हमने कुछ भी नहीं किया। जब आप F12 करेंगे तो ये आपके टूल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं रन ऑडिट्स। अगेन ये यहाँ पे ऑडिट करेगा, अपनी गेम करेगा। ये पुराने थे, इसको और उसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों के अंदर के फ़र्क जो है वो कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम। जो ही ये करेगा तो हमारे सामने चीज़ें जो हैं वो परफॉर्मेंस लाइट प्लगइन के हवाले से हम देखेंगे कि इसने हमें नई रैंकिंग के हिसाब से कहाँ तक मदद की है और क्या ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है या नहीं। एन मुमकिन है कि इसकी भी अपडेट आ जाएंगी। आप यहाँ पे देखें तो SEO 78 और ये पहले वाला था SEO 78,
बेस्ट प्रैक्टिस 73, 67 और यहाँ पे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 38, 27, 28, यानी आपका वो सारे का सारा टेस्ट जो था वही रहा। मैंने आपको कल बताया था प्लगइन्स जो हैं वो अभी आपको उस तरीके से मदद नहीं देंगे, तो इसलिए मेरी जान अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं। प्लगइन्स के ऊपर आप टेंशन छोड़ दें, अब इसके ऊपर मीनवाइल थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। तो जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद डेवलप होंगी। तो मैंने आपको बताया था मैं इसकी वीडियो किसी भी टाइम कोई नया टास्क या मैं आपको 1 या 2 या 3 चाहे वो मैं साथ साथ देना शुरू कर दूंगा, चूँकि मैं इनके साथ इन टच हूँ। और आप इसमें ये यकीन रखें कि मैं आपको देसी अंदाज में वेटर्स की कहानियाँ, गाड़ियों की कहानियाँ और इसी तरीके से वर्कशॉप्स की कहानियाँ सुनाऊंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।